स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर वर्तमान में महागठबंधन के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। किशोर जी का जो बैकग्राउंड है विगत 8-10 वर्षों में, अगर आप उसको भी ट्रैक करेंगे तो वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि जो महागठबंधन या इंडी गठबंधन में जो शामिल दल हैं, उन दलों के लिए प्रशांत किशोर जी ने लगातार देश में अलग अलग राज्यों में काम किया है और उन्हीं राज्यों से प्रशांत किशोर जी को फंडिंग आ रही है। ऐसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण आप क्यों नहीं देते? आप ये क्यों नहीं बताते कि बंगाल से आज भी आपको चुनाव 2021 में बीतने के बाद आज 2025 में भी आपको पैसे बंगाल से क्यों आ रहे हैं? 10 विधायक अगर मेरा जीतेगा तो हम कहाँ छोड़कर भाग जाएंगे? बोले थे ना कि किसी को दान दे देंगे, तो किसको दान देने वाले हैं? नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता ही नजर आ रहा है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जो सवाल काफी मायने रखते हैं। लेकिन गौर फरमाया जाए, प्रशांत किशोर जो लगातार भाजपा और जदयू के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता संतोष पाठक जी इस वक्त मौजूद है। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जो प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या वो आरोप वाकई तौर पे सच में है धरातल पर, या फिर यूं ही चुनावी जुगलों को जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी स्वयं धरातल पर नहीं है तो उनके आरोप कहाँ से धरातल पर रहेंगे? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी के जो विगत 15 दिनों में जो उनकी गतिविधि है, उस गतिविधि को आप ठीक से देखेंगे तो वो सभी सारे एक ही जगह पर जाकर ठहरते हैं कि प्रशांत किशोर जी रणनीतिक तौर पर राजद और महागठबंधन की मदद करना चाहते हैं बिहार में। और कई लोगों ने आज सुबह से भी इस बारे में चर्चा हुई कि लोगों ने कहा कि राजद ने बताया कि भाजपा की बी टीम है, भाजपा ने बताया कि उनकी बी टीम है। मैं ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर वर्तमान में महागठबंधन के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। रणनीतियाँ चुनाव के परिदृश्य में अलग अलग संदर्भों में होती हैं। जब आप प्रत्यक्ष मदद नहीं कर सकते तो अपरोक्ष भी कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी वर्तमान में अपरोक्ष तौर पर महागठबंधन की मदद के लिए हर उस जुगाड़ को लगा रहे हैं जो पीछे से लगाया जा सकता है। प्रशांत किशोर जी का जो बैकग्राउंड है विगत 8-10 वर्षों में, अगर आप उसको भी ट्रैक करेंगे तो वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि जो महागठबंधन या इंडी गठबंधन में जो शामिल दल हैं, उन दलों के लिए प्रशांत किशोर जी ने लगातार देश में अलग अलग राज्यों में काम किया है और उन्हीं राज्यों से प्रशांत किशोर जी को फंडिंग आ रही है और उसी से उनको पैसा मिल रहा है। ये बात अभी हम लोगों ने विगत दिनों आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने देश समाज के सामने रखने का विषय हम लोगों ने किया था। आज जब प्रशांत जी का विगत 8-10 दिनों का मूवमेंट अगर आप ट्रैक करेंगे तो एक चीज़ एकदम स्पष्ट है कि जिन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर जी अभी तक आगे बढ़ना चाह रहे थे, उन मुद्दों की हवा ज़मीन पर निकल गई है। जैसे बिहार के विकास की बात, बदलाव की बात, शिक्षा में बदलाव की बात, पलायन की बात, इन मुद्दों को जब ज़मीन पर ताकत नहीं मिली तो प्रशांत किशोर जी ने आज के समय में वोट बैंक की राजनीति जिसको कह सकते हैं, उन सभी प्रकार के राजनीतिक पॉलिटिकल ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश उन्होंने किया है। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए प्रशांत किशोर जी ने अभी एक बात कही है कि जिन सीटों पर राजद या महागठबंधन मुसलमान प्रत्याशी उतारेगा वहाँ पर जनसुराज अपना प्रत्याशी नहीं देगा। अब ये बात एकदम स्पष्ट है, लोगों के कान में यही बात इको कर रही है कि ऐसी क्या परिस्थिति है जिसमें आप अपना उम्मीदवार राजद या महागठबंधन के सामने नहीं देना चाहते। ये बात तो एकदम स्पष्ट है। और जब आप बदलाव की बात को लेकर बिहार में घूम रहे थे, ऐसी परिस्थिति में ये सभी बदलाव के जो भाव हैं ये अचानक कहाँ से डिसअपीयर हो गए, कहाँ गायब हो गए, ये विषय है, एक संदर्भ है। अब उनका ये कहना कि अगर भाजपा को हराना है तो इसी नीति पर हम लोगों को चलना पड़ेगा, तो ये नीति क्या है कि भाजपा को हराने के अभियान के चक्कर में आप राजद की मदद करना चाहते हैं और स्पष्ट तौर पर आपने अपने मुख से स्वयं कहा है, तो फिर इसमें गठबंधन नहीं होने का, अपरोक्ष तौर पर गठबंधन नहीं होने का तो कोई विषय ही नहीं है। लेकिन
ऐसे में जब हमने जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती से कल बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा हम पर आरोप लगा रही है क्योंकि हम उनके खुलासे कर रहे हैं, घोटालों के खुलासे कर रहे हैं। नहीं, हम आरोप क्यों लगाएंगे? हमने जो विषय इतने दिनों में उनसे पूछा उसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं। और हमारे सभी बड़े नेताओं ने, जिन पर आपने सवाल उठाए थे, सबने जवाब दिया। संजय जायसवाल जी ने जवाब नहीं दिया क्या? और आपको ये बात मानना पड़ा कि जिस पेट्रोल पंप से आपने शुरुआत की वो पेट्रोल पंप भी संजय जी का नहीं था। फिर आप दूसरे जगह चले गए, उड़ के दूसरे जगह की पेट्रोल चोरी करते हैं संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी का बैकग्राउंड पता करने के लिए इनके पास भी अच्छा खासा अवसर था। उनके परिवार में 8-10 अभी वर्तमान में चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आप ठीक से पता कर लेंगे तो प्रशांत किशोर जी जैसे चिंदी चोर लोग वहाँ पर टिकेंगे नहीं। फिर आप आइए सम्राट जी के पास। सम्राट जी ने भी स्पष्टीकरण दिया कि डिलीट की उपाधि मैंने अपने उससे मुझे दी है, किसी ने मानद उपाधि के तौर पर मुझे दिया है, मैंने किया नहीं। उन्होंने भी स्पष्टीकरण दे दिया। आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण आप क्यों नहीं देते? आप ये क्यों नहीं बताते कि बंगाल से आज भी आपको चुनाव 2021 में बीतने के बाद आज 2025 में भी आपको पैसे बंगाल से क्यों आ रहे हैं और किन कारणों से आ रहे हैं? आप वर्तमान में बंगाल में किस प्रकार की कंसल्टेंसी आप दे रहे हैं और उस कंसल्टेंसी के एवज में आपको पैसा मिलेगा? तो आप किस प्रकार का काम बंगाल में कर रहे हैं, किस प्रकार का काम आप तेलंगाना में कर रहे हैं, कर्नाटक में कर रहे हैं, और सभी कांग्रेस शासित राज्यों में ही आप क्यों कर रहे हैं? ये एक मुद्दा है। अब इस पर उनके पार्टी को आकर सामने जवाब देना चाहिए, लेकिन हमारा थोड़ा मुद्दा अभी दूसरा है। फिर ये गए 25 सितंबर को गया जी में। गया जी में ये व्यक्ति गए और इन्होंने कहा, एक कार्यक्रम था इनके पार्टी का जिसका नाम था बिहार बदलाव इजलास अभियान। ये मुसलमानों का एक सम्मेलन था। इसमें जाकर उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से डरने की आवश्यकता नहीं। मुझे ध्यान में आता है कि लालू यादव जी अपने जब सबाब पर थे तो लालू यादव जी भी इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करते थे कि तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो लालू खड़ा है जी, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। मेरा सवाल प्रशांत किशोर जी से ये है कि एक तो आप लालू जी की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि आप पीछे से पैसा पा रहे हो, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरा कि इन कट्टरपंथियों को जब आप ये कहते हैं कि आपको अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है, तो क्या इन कट्टरपंथियों को भारत के संविधान के दायरे में बनने वाले नियम कानूनों से भी डरने की आवश्यकता नहीं? आप उससे भी उनको एग्जेम्पशन देना चाहते हो, उनको छूट देना चाहते हो आप। दूसरा, भारत एक लोकतांत्रिक प्रकृति का राज्य है, तो क्या इन मूल्यों की भी रक्षा होगी कि नहीं होगी? और एक राजनीतिक दल का मुखिया अगर इस प्रकार की बात करेगा कि आपको अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर बचेगा क्या? दूसरा सवाल यह है। तीसरा, भारत की जो पृष्ठभूमि है, एक राष्ट्र के नाते हम लोग लोकाचार के नाते अपना जीवन जीते हैं, और एक लोकाचार में भी पढ़ने वाले लोगों की एक परिधि है। आप उस परिधि से भी उस समाज को बाहर कर देना चाहते कि आप कुछ भी हुड़दंगाई करो, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। ये अराजकतावादी भाषा है, और ये भाषा लालू जी अपने समय पर बोला करते थे, और उसी का परिणाम था कि उस दौरान भारत में, बिहार में भारी मात्रा में नक्सलवाद की घटनाएं हुई, भारी मात्रा में आपको जातिवाद की घटनाएं हुई, जाति आधारित हत्याएं हुई। इस प्रकार के विषय उस समय पर लालू जी के समाज कार्यकाल में कॉमन थे। वही अराजकतावादी व्यवस्था आज लालू यादव जी और प्रशांत किशोर जी आपस में गठजोड़ कर बिहार में पैदा करना चाहते हैं। तीसरा सवाल उनका ये है कि भाजपा को सिर्फ 40% हिंदू जो है वो वोट देते, 60% नहीं देते। वो 60% में जिन लोगों का नाम उन्होंने गिनवाया है, कुछ गांधीवादी हैं, कुछ अंबेडकरवादी हैं, और कुछ समाजवादी हैं। ये समाजवादी कौन है? गांधीवादी और अंबेडकरवादी तो समझ में आता है। ये समाजवादी कौन है बिहार में? समाजवाद का चोला किसने ओढ़ के रखा है? लालू जी ने ओढ़ के रखे हैं। तो लालू जी को आप मदद करो, पीछे से वो सीधे तो नहीं कर सकते, तो समाजवादी के नाते आप लालू जी को मदद करो। जी 60% हिंदू अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। समस्या प्रशांत किशोर जी के साथ ये हो गई है कि वो इतना व्यस्त हो गए हैं झूठ बोलने में कि छोटे छोटे लाइनों को नहीं आजकल ठीक से पढ़ते नहीं, पकड़ नहीं पा रहे। अब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में विगत 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकारें हम लोगों ने बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में। 21 राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं। कई सरकारें ऐसी हैं जो लगातार रिपीट हो रही हैं, उसमें बिहार भी है। अगर हमने जनता के लिए काम नहीं किया होता, इनको गांधीवादी कह के, इनको अम्बेडकराइट कह के, इनको समाजवादी कह के अगर हमने अपनी नीतियाँ चलाई होती, तो समाज हमको कब का खारिज कर चुका होता।
आज समाज का अधिकांशतः तबका भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है, और वो इसलिए खड़ा है क्योंकि उसने बिहार को बदलते हुए और बिहार को बनते हुए देखा है, अपनी आंखों से अपने जीवन को बेहतर होते हुए देखा है। और ऐसे में अगर ये इस प्रकार का तर्क कर रहे हैं, पीछे से जब समाजवाद कहते हैं, तो ये लालू जी की तरफ इशारा है कि आप मदद लालू जी को करो। ऐसे में आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव की तरह चाल चल रहे हैं, लेकिन आज राजद में तेजस्वी यादव इस बात को नकारते नजर आए हैं। उनका काम ही है नकारना, तो कैसे स्वीकारेंगे? जब मैंने कहा ही अपरोक्ष गठबंधन है, परोक्ष गठबंधन होता तो सब कुछ सामने होता। अब लालू और कांग्रेस में विभेद है, स्वाभाविक तौर पर वहाँ विभेद है, तो आपको नए पार्टनर्स की आवश्यकता है। और जब आप 20 वर्षों में एनडीए को हरा नहीं पाए ज़मीन पर, आप ध्यान से देखेंगी तो आपको एक क्रम है इसका। 2004 में लालू जी हारे लोकसभा चुनाव में, 2005 में 2 विधानसभा के चुनाव हुए, दोनों लालू जी ने हारा, 2009 में हारे, ऐसा हारे कि यूपीए 2 में सरकार में मंत्री नहीं बन पाए, सोनिया गांधी जी ने कान पकड़कर बाहर किया, 2010 में नेस्तानुभूति हो गए, 14 में मोदी जी से हारे, 15 में नीतीश कुमार जी और उनके साथ गठबंधन में पुनर्जीवित हुए, फिर 19 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे। लालू यादव जी ने विगत 25 वर्षों से बिहार के समाज में रहते हुए, राजनीतिक दल चलाते हुए, एक भी चुनाव लालू यादव जी ने नहीं जीता है। और इस नाते इंडी गठबंधन के मददगार के तौर पर इन्होंने खोजा है प्रशांत किशोर जी को, और प्रशांत किशोर जी इनकी पीछे से मदद कर रहे हैं। अब एक नया गठजोड़ 8 सितंबर 2025 को ये गए किशनगंज, वहाँ पर जाकर इन्होंने बोला कि दलित और मुसलमान को एक होना चाहिए। चूँकि एक पुराना गठजोड़, एक नेक्सस बनाने की ये कोशिश दशकों से बिहार में होती है, देश में भी होती है, लेकिन प्रशांत किशोर जैसा मैंने बताया कि उनको ध्यान में नहीं रहता है। थोड़ी सी और रीडिंग उनको करनी चाहिए, थोड़ी सी और पढ़ाई करते तो ये विषय उनको ध्यान में आता। बसपा ने भी ये प्रयास उत्तर प्रदेश में किया था, कांग्रेस ने किया, समाजवादियों ने अलग अलग राज्यों में कई बार इस काम को करने का प्रयास किया, लेकिन दलित समाज हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ समाज है। वो भारत के मौलिक चिंतन धारा का समाज है, संत रविदास का समाज है, महर्षि वाल्मीकि का समाज है, महर्षि वेद व्यास का समाज है, अंबेडकर का समाज है। उसने कभी भी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आपके कहने से ये समाज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब आपकी जो मंशा है कि 40 सीटें मुसलमानों को जीतना चाहिए और इसमें दलित आपकी मदद करें, तो ये अभियान आपका सफल नहीं होगा। ये प्रयोग लालू जी ने कई वर्षों तक करने की कोशिश की। शुरुआती चरण में कुछ उनको जरूर लाभ मिला था। विगत 20 वर्षों से लालू यादव जी को ये इस लाभ से भी वंचित हैं। अब जब प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं कि 40 सीटें मुसलमानों को बिहार में जीतनी चाहिए, ये आप कैसे तय कर सकते हो भाई? आप तो बिहार में बड़ा बड़ा बदलाव करने की बात कर रहे थे, अचानक ये वोट बैंक की राजनीति पर आ गए। आपको बिहार का एजेंडा समझ में आ गया, या लालू जी ने आपको एजेंडा समझा दिया? अब आप 40 सीट मुसलमानों को जिता देना चाहते हैं। इतना ही भर का आपका लक्ष्य सीमित है। अब इस सीमित लक्ष्य में जहां से भी आपको मदद मिल सकती है, आप उस मदद को लेने की, यानी कि प्रशांत किशोर यूटर्न लेने की प्रयास में लक्ष्य प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो यूटर्न। देखिए, आपको मैंने पिछले बार भी बताया था, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति ही झूठ से शुरू की कि मैं पार्टी बनाऊंगा लोगों से मिलने के बाद, और जबकि आप पार्टी पहले बना चुके थे। 26/8/2022 को इनकी जन स्वराज पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड थी, और 2 अक्टूबर 2022 को ही कहते हैं कि लोगों के बीच में घूमेंगे और लोग कहेगा तब राजनीतिक दल बनाएंगे। तो लोगों ने जब ये इन्होंने घूमा तो लोगों ने कहा कि यहाँ किसी दूसरे तीसरे का ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी हैं नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी आवश्यकता नहीं है यहाँ। तो ऐसे में तो प्रशांत किशोर ये भी घोषणा किए थे कि उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले जारी करेंगे, लेकिन जब अब सवाल किया गया कि लिस्ट जारी क्यों नहीं की, तो उनका कहना है कि जो जनता चुनेगी उन्हें हम उम्मीदवार बनाएंगे। यानी कि हर बात में उनकी देरी रह रही है, और कहीं ना कहीं जो बातें वो कहते हैं वो धरातल पर नजर। तो जनता उनको 243 सीट जीतने वाले हैं। जनता तो 243 सीट पर उम्मीदवार चुनेगी, तो 243 जन स्वराज के होंगे। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई हमको 10 सीट से ज़्यादा आना नहीं है। मैं आपको स्पष्ट 10 नहीं, 1 भी नहीं आना है, 1 भी नहीं आना है। उन्होंने क्या कहा था कि 10 सीट 10 विधायक अगर मेरा जीतेगा तो हम कहाँ छोड़कर भाग जाएंगे। बोले थे ना कि किसी को दान दे देंगे, तो किसको दान देने वाले? वो दानी पार्टी कौन है, दानदाता कौन है, और वो प्राप्त करने वाला पार्टी कौन है, इसके बारे में प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए। हम लोग स्पष्ट उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि प्रशांत किशोर इस बात का खुलासा करें कि वो परोक्ष रूप से
या अपरोक्ष रूप से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाने में मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही सवाल है। प्रशांत किशोर के बातों से ये भी झलकता है, उन्होंने कहा कि हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या फिर जनता के बीच आए। मेरा मकसद साफ तौर पे कि जनता को उन लोगों से रूबरू कराना है जो भ्रष्टाचार के चेहरे और झोला ओढ़े हुए हैं। किसकी तरफ ये इशारा बात तीन साल पहले क्यों नहीं कहा था उन्होंने? ये चुनाव के समय पर ये बातें क्यों याद आती हैं? और कौन भ्रष्टाचारी है? जब सभी लोगों ने अपना पक्ष आपके सामने रख दिया जी, तो फिर आप उन पर क्यों नहीं बोलते हो? संजय जायसवाल जी पर आप एक शब्द नहीं बोलते। आप बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलते हैं आप? सम्राट जी ने कह दिया कि मैंने डी.लिट की उपाधि मुझे किसी ने मानद के तौर पर दी है, और ये बात एक बार नहीं है। उनके नाम का विषय हम लोग जब गठबंधन में बाहर थे नीतीश कुमार जी से, तब भी ये सवाल आया था और मैंने यहीं से प्रेस किया था, इसी जगह पर बैठ के। तब मैं प्रवक्ता था पार्टी का, आज मैं उपाध्यक्ष हूँ। इसी जगह पर बैठकर मैंने प्रेस किया था कि नाम का जो विवाद है, अगर उसको खोजते चलेंगे तो सभी के साथ ये विवाद मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति, आपके घर का नाम कुछ और हो सकता है, पुकार का नाम कुछ और है, और राशि का नाम कुछ और है, और सामान्य तौर पर जो प्रचलित नाम होता है वो कुछ और होता है। ये तो हमारी सामाजिक पुकार है। सामाजिक व्यवस्था ही। अब प्रशांत किशोर जी इस समाज के हिस्सा नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता हो कि दुनिया में जिस घमंड के दायरे में वो व्यक्ति जीता है, जिस प्रकार से पत्रकारों से उनकी बातचीत होती है, मुझे तो नहीं लगता कि सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठकर उनसे बात कर सकता है, अपनी बात नहीं कह सकता। तो ऐसे में जो व्यक्ति ना किसी दूसरे का सुनने को तैयार है और ना किसी दूसरे पर अच्छे से बोलने को तैयार है, उस व्यक्ति को समाज क्यों चुनेगा? देखिए, ये बिहार है, ये अराजकतावादी जो लोग हैं उनका स्थान बिहार में नहीं हो सकता है, क्योंकि अराजक राजनीति को बिहार ने बहुत झेला है। लालू यादव जी के मार्फत बिहार ने अपने 20 वर्ष, अपने 15 वर्ष बिहार ने गड्ढे में फेंके हैं। अब बिहार पिछले 20 वर्षों में बहुत आगे पहुंचा है, और बिहार के लोग सकुशलता के साथ अपना वर्तमान एनडीए के साथ देखते हैं, अपने बच्चों का भविष्य भी एनडीए के साथ देखते हैं। और लेकिन प्रशांत किशोर का ये भी सवाल बन रहा है कि जब बिहार इतना ही डेवलप हो चुका है तो अभी भी 27वें रैंक पे क्यों है? देखिए, हमारे दीनदयाल जी एक हमारे प्रणेता रहे जी, जनसंघ के दिनों से। उन्होंने एक किताब लिखी है, राष्ट्र जीवन की दिशा। आप आज की भारत की तुलना 1947 के भारत से तो नहीं कर सकते, 1990 की बिहार की तुलना आज 2025 के बिहार से नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक क्रम है, और वो क्रम अपने समय पर ही आएगा, और वो समय इससे तय होता है कि उस दौरान जिस व्यक्ति ने उस पूरे संसाधनों पर जिसने शासन किया, उसका दृष्टिकोण कैसा था। एक दृष्टिकोण लालू जी का भी था, सबको पता है। एक दृष्टिकोण नीतीश कुमार जी का है, वो भी सबको पता है। हमारा अलग दृष्टिकोण था। देश में अधिकतम जो बीमारू राज्य थे, उनमें 90 के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन करने का मौका आया है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो। इन सभी राज्यों में आज की जो परिस्थिति है और जिस समय पर उनको बीमारू राज्यों की संज्ञा दी गई, उनकी परिस्थिति में अंतर है कि नहीं? आज मध्य प्रदेश देश का विकसित राज्य है, विकासशील राज्य नहीं है। हम ये मानते हैं कि बिहार विकासशील राज्य है, हम ये नहीं कहते कि बिहार विकसित राज्य है। ये क्रम है। अब बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग समाप्त हो चुका है। मुझे याद है, मैं सुशील जी के साथ एक बार बैठा था, तो सुशील जी ने कहा कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग इंडस्ट्री को मैंने स्थान दे पाएँ। पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। ज़मीन अधिग्रहण करना बिहार में कठिन काम है। अभी जो भागलपुर में पावर प्लांट बनना है पीरपैंती में, उसकी ज़मीन अधिग्रहण की बात आई, तो ये कैसे रो रहे थे? ये बगल में बैठे हुए राजद के लोगों ने देखा है कि नहीं? आज के समय में राजद करा लेके बिजली काट दें, अगर कट जाएगा तो एक दिन तेजस्वी यादव बैठेंगे। अब पीरपैंती से अगर बिजली मिलेगा तो लेंगे कि नहीं लेंगे? ये जो धाराएं हैं, ये अलग अलग कालखंड में अलग अलग विषय आते हैं। राजद ने कभी भी बिहार में इंडस्ट्री की बात नहीं की थी। हमने बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम धीरे धीरे हम लोगों ने अलग अलग चरणों में उसको शुरू किया। उसका प्रभाव ये है कि आज तेजस्वी यादव भी अपने सभाओं में कहते घूमते हैं कि फैक्ट्री गुजरात में खुल रही है, बिहार में क्यों नहीं खुल रही? तो बिहार में जब फैक्ट्री खुल रही है, वहाँ आप गड़िया आपका जाइए नहीं रहा है, जाएगा तब ना दिखाई देगा, लेके जाइएगा तब ना दिखाई देगा। आप जाना ही नहीं चाहते। प्रशांत किशोर कई विद्यालय घूम आए और उनको मालूम है कि विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, शिक्षक भी आ रहे हैं, बच्चे पोशाक में आ रहे हैं, किताब भी मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, साइकिल भी मिल रही है, छात्रावास भी मिल रहा है। तो अब शिक्षा पर बोले हैं क्या पिछले 2-3 महीने में? आपके ध्यान में है कहीं पर भी पूरे बिहार में?
कि बिहार में शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। बस्ता उनका चुनाव चिन्ह मिला है, अब बस्ते की बात क्यों नहीं होती? ऐसे में हमने उनसे ये सवाल भी किया था कि चुनाव चिन्ह कहीं ना कहीं स्कूल बसता है, लेकिन वो अपने बेटी को अदर स्टेट में पढ़ाते हैं। इस पर उनका जवाब आया कि क्या हमारे बिहार में वैसे कॉलेज हैं कि बच्चों को पढ़ाया जा सके? किस तरह से जवाब देना चाहेंगे आप? तो ये जो पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ रहे हैं, जी जो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में, बिहार में 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली है नई, मोतिहारी में और गया में। IIM खुला है, IIT खुला है, फिर आपको निफ्ट खुला है, चाणक्य लॉ सेंटर खुला है। इसमें मनी इनसे तेज है इनका परिवार, इससे ज़्यादा बढ़िया विद्यालय में पढ़ते हैं क्या? इससे बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, इससे बढ़िया कॉलेज में पढ़ते हैं तो बता दें। यानी ये सभी बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो मूर्ख हैं और प्रशांत किशोर दुनिया के सबसे तेज आदमी है। इस व्यक्ति को भ्रम है और ये अराजकतावादी है। आपको एक विषय संज्ञान में रहे, पूरे दुनिया भर में एक अराजक तत्वों का एक जमावड़ा से दिखता है, हल्का फुल्का कई राज्यों में आपको दिखाई देगा, कई देशों में भी आपको दिखाई देगा। बगल में बांग्लादेश में हुआ, अभी नेपाल में हुआ, लेह में करने की कोशिश की गई, कई जगहों पर। ये जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, ये सभी अराजकतावादी व्यवस्थाओं के षड्यंत्र हैं। अब लेह की टोटल पॉपुलेशन 3 लाख है, उनको स्टेटहुड चाहिए, सरकार को उस पर निर्णय लेना है। आप इसके लिए प्रशासनिक बिल्डिंग्स चला देंगे। जो नुकसान नेपाल को हुआ है उस नेपाल के नुकसान की भरपाई लोग कर देंगे। उसी प्रकार से बिहार में जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। लालू यादव इसके प्रणेता हैं, प्रशांत किशोर इसके फैसिलिटेटर हैं, दोनों एक साथ हैं। ये चेहरे सिर्फ एक पेपर पर एक साथ अभी आए नहीं हैं। ये नेक्सस बहुत जल्दी एक्सपोज होगा और एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि लालू यादव जी में और प्रशांत किशोर जी में कोई अंतर नहीं है। परोक्ष गठबंधन कांग्रेस के साथ दिखता है, लेकिन अपरोक्ष गठबंधन जनसुराज और राजद का है। आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरह से प्रशांत किशोर बार बार चेतावनी के तौर पर कह रहे हैं कि अभी और खुलासे करेंगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन्हें जवाब देने के लिए खड़ा है? ना, हम लोग तो जवाब दे ही रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। समस्या ये है, हमने कहाँ रोका है? हमारे सभी नेताओं ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे सभी नेताओं ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारे नेताओं से वो क्या पूछ रहे हैं कि आप पेट्रोल चोरी कर लिए? यही ना सवाल है उनका। किसी से पूछ रहे हैं कि आपकी डिग्री में फॉल्ट है। हम उनसे पूछते हैं कि एक साधारण डॉक्टर का बेटा, एक साधारण डॉक्टर थे इनके पिताजी, यहीं पर आरा में पोस्टेड थे, शाहपुर ब्लॉक में। एक साधारण डॉक्टर का बेटा आज इतना बड़ा पार्टी चला रहा है, और आपने कौन सी पढ़ाई की है और उस पढ़ाई के माध्यम से आपने क्या उपार्जन किया है आज तक, जरा वो बताइए। मैंने भी दिल्ली के तीनों विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की है। मुझे राजनीति करना था, मैं राजनीति कर रहा हूँ। जिसको जो समझ में आता है अपना करता है। आप किसी के पीछे पढ़ते 2-4 को क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई अकबका के आपको बोलता चलेगा आप क्या हैं, आपके बात का जवाब कोई क्यों दे? पहला तो सवाल ये, अगर जवाब दे भी रहे हैं और जो सवाल हम लोगों ने उनसे पूछा, आपसे 700 करोड़ का हिसाब पूछा जा रहा है, आप बोलिए बंगाल से आपको पैसा क्यों अभी आ रही थी, इसका तो जवाब दीजिए। बेसिक सवाल है ये। तो आप बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं। कोई पूछ देता है तो उसको आप संघी बताने लगते हैं कि आप संघी है जी, तुम समाजवादी है जी, तुम गांधीवादी है जी। ये तुमको उनको बोलने की आवश्यकता क्या है? क्यों बोलते हो? जब आप किसी के प्रश्न का बेहतर उत्तर नहीं दे सकते तो आपको भी सवाल नहीं पूछना। हमारा मानना यही है कि हमने समाज के लिए काम किया है। वी आर रनिंग ए प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इन बिहार, और हमको किसी का डर नहीं। समाज के बीच हम लोग जाते रहें। हमारी पार्टी 365 दिन चलती है, एक भी दिन खाली नहीं है। आज भी हम लोग यहाँ कुछ कर रहे हैं तो अन्य जिलों में कुछ न कुछ एक्टिविटी पार्टी की हो रही होगी। या हम प्रशांत किशोर जी जैसे नहीं है कि 20 को बस हायर किए हुए हैं, 20 बस में 1000 आदमी बैठा हुआ है। प्रशांत किशोर जी को आज कैमूर जाना है तो रात्रि 3 बजे बस विदा हो गई, 1000 लोग वहाँ पहुँच गया। और फिर प्रशांत किशोर जी को आना है पटना तो वो 1000 आदमी यहाँ पहुँच गया जी। प्रशांत किशोर जी ऐसी कौन सी बात कहते हैं जिससे समाज में उनके प्रति ललक पैदा हो? मुझे नहीं लगता। और बिहार कोई ज्वलनशील राज्य भी नहीं है। इनके पुराने नेता, इस प्रकार के जो पुराने नेता हैं, वो दिल्ली में लोअर कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक माफ़ी मांगते रहे। अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी जी से, प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से।
इनका भी वही समय आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। तो जैसा कि अभी आपने भाजपा उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी को सुना, उन्होंने तमाम प्रश्नों के जवाब काफ़ी ही सही से दिया और जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार आरोप प्रत्यारोप और चेतावनी देने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करता है और जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से सफलता के साथ बैठा हुआ है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। पल पल अपडेट हम आपको यूं ही साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।